Hello everyone, your teacher Aishi Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। आज हमारी बैंकिंग का पार्ट 2 है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हमें पता है मनी और बैंकिंग 6 मार्क्स की है, हम सिलेबस में एक बार दोबारा से चेक इट आउट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग हमारी 6 मार्क्स की है। सेकंड उसमें आपको शो हो रहा होगा 6 मार्क्स की है आपकी मनी एंड बैंकिंग। मनी का मीनिंग सप्लाई ऑफ मनी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि M1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 15 मिनट्स में आपका मनी का चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं किया वो आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग का ही पार्ट है जो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। हमने इससे नीचे चलते हैं, हम सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका है। जिन्होंने वो नहीं देखा वो चेक कर लीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको फटाफट से फंक्शन क्लियर आउट हो जाएंगे। इन्होंने 3 ही दे रखे हैं, सीबीएसई के सिलेबस में 3 है, लेकिन हमने वहाँ पे 5 फंक्शंस कवर किए हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो हम आज करने वाले हैं अच्छे से पिक्चर्स की फॉर्म में, जो अच्छे से हमें याद रहेगा करेंगे। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो आपका सीबीएसई का 12th का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्लास पे। पहले चलते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने सेंट्रल बैंक क्या होता है हमारा। एक एपेक्स फाइनेंशियल मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जो पैसे का आदान प्रदान कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। इसके फंक्शंस कौन से हैं? बैंक ऑफ इशू, करेंसी इशू करता है। गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं इसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। बैंकर्स बैंक भी कहलाता है ये, हम इसको बैंकर्स बैंक भी कह देते हैं। मींस जो सारे कमर्शियल बैंक हैं उन सब का जो भी पैसे की नीड होती है, जो भी उनका अकाउंट होता है, वो सेंट्रल बैंक के पास में। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं हमारे? SBI, PNB, HDFC, ICICI, व्हाटएवर द पब्लिक और प्राइवेट बैंक, वो सारे कमर्शियल बैंक है। जो पब्लिक से डील कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक, और जो बैंक से डील करता है वो सेंट्रल बैंक। ठीक है, बैंकर्स बैंक ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि बैंक से डील करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इन केस कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि आखिरी वो है उनका। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कैसे कंट्रोल करता है आज हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो डिले नहीं करते, इंट्रोडक्शन काफी लंबी हो गई है, जल्दी से चलते हैं आज की क्लास में। इंस्ट्रूमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। वैसे आप लोगों को दोनों पार्ट में डिवीजन नहीं दिखाया, आपको सिर्फ नाम बताए गए हैं कि आपने कौन कौन से पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे क्वांटिटेटिव वो जो नंबर के फॉर्म में क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटेटिव जो एक नेचर की फॉर्म में यानी कि कोई गाइडेंस की फॉर्म में क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं कि आरबीआई ने कोई गाइडेंस दे दी है, इस सिचुएशन के काइंड ऑफ, जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़ेंगे, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा क्वांटिटेटिव है कौन सा क्वालिटेटिव। वैसे तो आप क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हो, इसके अंदर क्वालिटेटिव सिर्फ एक है जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? जल्दी से क्लास पर चलते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि 4 महीने के करीब रह चुके हैं। जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बैंक रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट। अब बाकी सारी जो फोकस पूरा स्क्रीन पर होना चाहिए और मेरी वॉइस पर हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही काम नहीं आएंगे आगे आपका AD और AS वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी ये काम आएंगे आपके, तो होपफुली अच्छे से समझोगे आप। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट या डिस्काउंट रेट आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये RBI है। RBI lend money to meet their long term needs। RBI जब पैसा देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, मींस कमर्शियल, 2 पार्टीज यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक हमारा RBI है, कमर्शियल बैंक SBI, PNB, HDFC, ICICI। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सारे बैंक्स आते हैं इसके, जो हम लोगों से डील करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं। यहाँ पे हमने SBI का एग्जाम्पल ले लिया है। लेंड्स मनी टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, जब RBI उधारी देता है
कमर्शियल बैंक को, यानी कि एसबीआई को पैसे की जरूरत है, आरबीआई ने उधारी दे दी कमर्शियल बैंक को, एसबीआई को, उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स, उसको एक्सटेंशन चाहिए ब्रांच के अंदर, या उसको किसी अपने बहुत सॉलिड पार्टी को रिपे करना है पैसे को, ठीक है, कुछ भी उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स हो सकती हैं जब वो, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज को लेकर उन्होंने उसको लोन देना है कि तो भाई 5 साल में या 6 साल में पैसा रिवर्ट आएगा। तो जब भी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, जो वो रेट चार्ज करेगी उसको बैंक रेट या डिस्काउंट रेट कहते हैं। जैसे कि हमें लोन देता है एसबीआई, हमसे जो वो रेट चार्ज करता है उसको बेस रेट कहते हैं, बट आरबीआई जब सेंट्रल बैंक से रेट चार्ज कर रहा है उसी लोन के ऊपर तो उसको बैंक रेट कहते हैं, डिस्काउंट रेट। लेकिन लॉन्ग टर्म नीड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट होता है जब वही आरबीआई लोन देता है हमारे कमर्शियल बैंक को, यहाँ पे हमने आईसीआईसी बैंक का एग्जांपल ले लिया है इस बार, जब वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी कि उधारी लिया आईसीआईसी बैंक ने, लोन लिया सेंट्रल बैंक से हमारे आरबीआई से, और जो वो इंटरेस्ट दे रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसको बैंक रेट कहते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं। क्लियर होगा होपफुली। यहाँ पे दिखा रखा है कि आरबीआई है, लेंड्स मनी, पैसा दे रहा है उसको टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, और जो वो रेट चार्ज करेगा, अब इसके ऊपर उसने शॉर्ट टर्म नीड्स के पैसा दिया, जो वो रेट चार्ज करेगा उसको हम रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है उसको फिर दोबारा हम समझेंगे, ताकि हमारे दिमाग में पहले मीनिंग क्लियर हो। क्लियर है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर सेंट्रल बैंक, तीन लोग हैं इसके अंदर। पहला है हमारा सेंट्रल बैंक, दूसरा है, पहला कौन है हमारा? सेंट्रल बैंक है। दूसरा कौन है हमारा यहाँ पे? कमर्शियल बैंक है। तीसरा कौन है? पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे पीपल की जगह आप लोग पब्लिक ऐड कर लेना। वैसे तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन तीन लोगों के बीच में है ये सारा। ठीक है। रिजर्व बैंक, जब दोनों में से रिजर्व बैंक किसी से भी सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकता है, कमर्शियल बैंक से भी और पब्लिक से भी। यहाँ पे चलते हैं रिजर्व बैंक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द विद द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से खरीद रहा है वो इस समय, और या एंड है यहाँ पे, या पब्लिक से खरीदता है, ये पब्लिक है हमारी। ठीक है। अब इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? जैसे कि सिक्योरिटीज हमारे ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो होते हैं, जब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक या लोगों से खरीदता है या बेचता है सिक्योरिटीज को, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? खुली हुई मार्केट के अंदर खरीदने और बेचने का, सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का जो काम होता है उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपनी कैश रिजर्व रेशो। यहाँ पे भी दो पार्टीज हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने तीन पार्टीज की बात करी, अभी बैंक रेट रेपो रेट में ही दो पार्टीज की बात चल रही है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की। यहाँ पे भी दो ही है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, कमर्शियल बैंक हमारा वही एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सारे आपको पता ही है। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कैश रिजर्व रेशो वो सिचुएशन है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है, यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कहते हैं कि आप मेरे पास कुछ परसेंट रिजर्व रख दो। आपके पास जो पैसा है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का मिनिमम कुछ परसेंटेज डिसाइड कर देता है, कुछ पैसा आप मेरे पास एज ए रिजर्व रख दो, ताकि इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप उस रिजर्व से अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। ठीक है। तो यानी कि बैंक, सेंट्रल बैंक क्या कहता है, ये देखो एचडीएफसी दे रहा है पैसा सेंट्रल बैंक को, मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एक मिनिमम परसेंटेज जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है। कुछ मान लेते हैं कि 100 रुपया है एचडीएफसी के पास, फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपीज है एचडीएफसी बैंक के पास, जिसमें से कि कुछ टाइम मतलब कुछ लाइबिलिटीज मतलब
उसने फुलफिल कर ली, कुछ डिमांड लोगों ने कर लिया, तो उसके पास इन केस मान लेते हैं कि 100 रुपये पहले उसके पास था, आरबीआई ने उसके पास कुछ लोगों को पैसा देना है, कुछ लोगों से पैसा लेना है, कुछ भी हो सकता है, इस समय उसके पास 100 रुपये है, तो आरबीआई ने 5% मान लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड कर दिए। 5% क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। उस 100 में से 5 रुपए वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को दे देगा एज ए रिजर्व, और वो 95 रुपीज में से बाकी अपने ऑपरेशंस करेगा, मतलब कि बाकी अपनी डीलिंग करेगा। क्लियर हो चुका है ये, यानी कि कुछ परसेंटेज डिसाइड कर दिया आपके कमर्शियल बैंक के पैसे का आरबीआई ने कि आपको ये मेरे पास एज ए रिजर्व रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सीआरआर और एसएलआर को लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहते हैं या लीगल रिजर्व रेशो भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे लीगल रिजर्व रेशो पूछे तो सीआरआर और एसएलआर आपको दोनों ही बताने हैं। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक कहता है मैं ही राजा, ठीक है, पैसा अपना पैसा उसके खुद के हाथ में है, यानी कि अब एसएलआर क्या होता है, वो रेशो, वो रिजर्व जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे का कुछ रिजर्व अपने ही पास रख लेता है अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में अगर उसको किसी पैसे की जरूरत है तो वो उस पैसे में से निकाल लेता है। मान लेते हैं कि 100 रुपीज उसके पास है और 5% एसएलआर है, तो 5 रुपए वो अपने पास ही अपने रिजर्व में रख लेगा। अब उसको आरबीआई को नहीं देने वो रिजर्व, सीआरआर में वो रिजर्व आरबीआई को देता है, यहाँ पे वो रिजर्व खुद के पास मेंटेन करता है। अब वो 95 में से अपने ऑपरेशंस करेगा, मतलब अपनी डीलिंग करेगा। क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल बैंक का ही लेना देना है, आरबीआई यहाँ पे कोई रेट डिसाइड जरूर करता है एसएलआर का आरबीआई, लेकिन आरबीआई के पास उसको वो पैसा रखना नहीं होता। लास्ट हमारे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मान लेते हैं ये कोई भी XYZ पर्सन है, इनकी ये प्रॉपर्टी है, आपको एरोस के थ्रू दिख रहा होगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बैंक को गिरवी रख दी, बैंक ने उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख रुपीस उनको दिए हैं। अब ये 20 लाख क्या हुआ, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। डेफिनेशन पे चलते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने गिरवी रखी, बैंक हमेशा जो भी प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हो उसका सारे का सारा अमाउंट नहीं देती, कभी भी कुछ परसेंट अपने पास रख लेती है, जो वो परसेंटेज अपने पास रखती है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, 80 लाख उसने लोन वापस कर दिया, तो जो 20 लाख था बीच में वो क्या था हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहीं से बैकवर्ड चलेंगे हम, ताकि हम क्रेडिट कंट्रोल में ये सारी कैसे यूजफुल होती हैं उसको समझते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे 20 लाख का परसेंटेज रखा, ठीक है, यानी कि 20% के अराउंड रखा उन्होंने कि 20% हम 1 करोड़ का 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखते हैं। मान लेते हैं कि वो 20 लाख की बजाय 30% हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 70 लाख देगा बैंक, XYZ ये जो हमारे पर्सन है इनको 70 लाख देगा, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इस घर 1 करोड़ के घर के गिरवी के बदले में मान लेते हैं कि 70 लाख दिए, तो 30 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। मार्केट में पैसा कितना गया, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो मार्केट में जो पैसा जा रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो मार्केट में जो पैसा जा रहा है वो कम हो जाएगा, तो यानी कि कम से कम लोग क्रेडिट करेंगे, यानी कि उधारी यानी कि लोन लेना अब महंगा हो गया है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेशो बढ़ गई है, तो क्रेडिट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही जब मार्केट में पैसा ज्यादा भेजना होगा, यानी कि जो हमारा क्रेडिट है उसको इंक्रीज करवाना होगा, तो वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेशो मान लेते हैं 10 लाख कर देते हैं, अगर ये तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है 90 लाख वो दे रहे हैं, तो मार्केट में पैसा क्या होएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। एसएलआर पर चलते हैं। सेम एसएलआर की रेशो अगर बढ़ जाती है, यानी कि कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व रख लेने लग जाते हैं, तो अब लोगों को पैसा देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएगा, तो एसएलआर की रेशो बढ़ी तो लोगों के पास क्रेडिट क्या हुआ, कंट्रोल हुआ, लोगों के पास पैसा देने के लिए अब मार्केट में पैसा कम आएगा, और रेशो अगर कम होगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। सेम विद कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो में भी सेम सिचुएशन है आपकी, अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ गई तो मार्केट में पैसा हमारे पास क्या होएगा,
कम पहुंचेगा पब्लिक के पास, क्योंकि कमर्शियल बैंक की जो रिजर्व है वो अब ज्यादा रिजर्व रखने लग गए हैं और मार्केट में वो पैसा कम देंगे। अब कम हो गई तो मार्केट में पैसा ज्यादा थ्रो होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन को प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है। आरबीआई खरीदता और बेचता है सिक्योरिटी किससे? कमर्शियल बैंक से या लोगों से। अगर आरबीआई खरीद रहा है, बाय कर रहा है सिक्योरिटी को, अगर वो खरीद रहा है सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से, तो मींस आरबीआई पैसा देगा पब्लिक के अंदर, यानी कि इकोनॉमी के अंदर पैसा देगा तभी तो सिक्योरिटीज खरीदेगा ना। तो इकोनॉमी में पैसा आया तो यानी कि आउटफ्लो ज्यादा होगा। और अगर सेल करता है सिक्योरिटीज को पब्लिक या कमर्शियल बैंक को, तो वो इकोनॉमी से पैसा खींच रहा है, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आउटफ्लो कम हो जाएगा पैसे का। क्लियर है ये बात? दोबारा से समझिए। अगर वो बेचता है सिक्योरिटीज, ठीक है, सेल करता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटीज के पास है, लोगों के पास पैसा है, तो लोगों का पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। तो मींस मार्केट से पैसा उसने अपने पास ले लिया, यानी कि हमारे आरबीआई ने मार्केट से पैसा अपने पास खींच लिया, यानी कि मार्केट में अब पैसा कम रह गया। और अगर वो वही सिक्योरिटीज खरीदता है, अब सेंट्रल बैंक या पब्लिक के, सॉरी, कमर्शियल बैंक या पब्लिक के पास है सिक्योरिटीज, अब उनसे खरीद रहा है, खरीदने के लिए उसको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, तो यानी कि मार्केट में उसने पैसा आउटफ्लो करा। क्लियर है? रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को किस शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करने के लिए लोन देता है, उस पर जो रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आपकी सिलेबस में रिवर्स रेपो रेट भी है। जब कमर्शियल बैंक लोन देगा आरबीआई को, और जो कमर्शियल बैंक रेट चार्ज करेगा, यानी कि जो रेपो रेट में पढ़ा है हमने उसका उल्टा, जब कमर्शियल बैंक लोन देगा आरबीआई को, जो कमर्शियल बैंक रेट चार्ज करेगा, कितने % पे लोन दे रहा है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट के अंदर क्या होगा? मान लेते हैं कि आरबीआई ने लोन देने की जो रेट था वो बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, ऑब्वियसली मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी फिर कम लोन देगा, ज्यादा रेट चार्ज करेगा, क्योंकि मार्केट पब्लिक से भी, अगर आरबीआई ने ज्यादा रेट चार्ज किया कमर्शियल बैंक से, आईसीआईसी बैंक से, तो आईसीआईसी बैंक भी ज्यादा रेट चार्ज करेगा पब्लिक से, तो मार्केट में कम पैसा आउटफ्लो होगा, लोग कम लोन लेंगे। ऐसे ही अगर कम रेट लगाया आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक को, तो आईसीआईसी बैंक भी मार्केट के अंदर पब्लिक को कम रेट लगाएगा, तो ज्यादा पैसा आउटफ्लो होगा। सेम सिचुएशन बैंक रेट पे भी है। ये लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब आरबीआई लोन देता है हमारे कमर्शियल बैंक को, यहाँ पे एसबीआई को लोन दे रहा है, वो जो लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने जो रेट पे लोन दे रहा है उसको हम बैंक रेट या डिस्काउंट रेट कहते हैं। क्लियर है? लॉन्ग टर्म, ये ध्यान रखना, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो रेट वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आरबीआई अगर रेट को बढ़ा देता है, तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करेगा, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक है वो भी क्या करेंगे, वो भी ज्यादा रेट चार्ज करेंगे अपने लोन पे जो पब्लिक को देते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रेट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मार्केट में आउटफ्लो कैसा होगा? कम होगा पैसे का। हम इस प्रोसेस से अगर चीजों को समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आज हमने बैंक रेट पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा और मार्जिन रिक्वायरमेंट। 6 हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए हैं आज जो हमारे सिलेबस में गिवन थे। होपफुली क्लियर होगा। जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। Thank you very much. Stay connected, stay tuned.